आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे। थेफ्ट मीन्स चोरी। आखिर चोरी क्या होती है, कौन सी संपत्ति की चोरी किया जा सकता है, कब माना जाएगा किसी व्यक्ति ने चोरी किया है, इसके संबंध में आज हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 378 जिसमें चोरी को परिभाषित किया गया था, और भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 303 जिसमें चोरी को जो है वो परिभाषित किया है। चोरी का मतलब क्या होता है, तो उसको हम समझते हैं कि बेयर एक्ट में हमें परिभाषा क्या दी गई है इसकी। तो जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना बेईमानी पूर्वक कोई चल संपत्ति ले जाने के आशय से हटाता है, तो ये माना जाता है कि उसने चोरी किया है। तो चोरी के लिए सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि 5 एसेंशियल एलिमेंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसी व्यक्ति के पोजीशन में से, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो किसी व्यक्ति के पोजीशन में होती है, केवल वही व्यक्ति जो है वो चोरी की विषय वस्तु हो सकती है। ऐसी कोई भी वस्तु जो लवारिस पड़ी हुई है या किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, तो वो वस्तु कभी भी चोरी की विषय वस्तु के अंतर्गत नहीं आ सकती। अब चोरी की वस्तु के लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि वो वस्तु में हमारा, ये ज़रूरी नहीं है कि उस वस्तु में हमारा मालिकाना हक हो। भले किसी संपत्ति के हम मालिक ना हो, लेकिन यदि वो संपत्ति हमारे कब्जे में है और कोई व्यक्ति उस संपत्ति को हमारे कब्जे में से ले लेता है, तो ये माना जाएगा कि उसने चोरी का अपराध किया। तो याद रखिए, चोरी के अपराध के लिए संपत्ति का मालिकाना हक जरूरी नहीं है। जिस व्यक्ति के पास संपत्ति का पोजीशन है, कब्जा है, उसके पास से यदि वो वस्तु ले जाई जाती है तो ये माना जाता है कि चोरी का अपराध किया गया है। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है कि उस व्यक्ति की सहमति के बिना। चोरी के अपराध के लिए ज़रूरी क्या होता है कि जिस व्यक्ति की संपत्ति होती है उसकी हम कंसेंट नहीं लेते, सहमति नहीं लेते, क्योंकि यदि कंसेंट ले लेंगे तो फिर चोरी का अपराध घटित नहीं होगा। जिस व्यक्ति की भी प्रॉपर्टी है, उस व्यक्ति की परमिशन के बिना कोई संपत्ति ले ली जाती है तो ये माना जाता है कि आपने चोरी का अपराध किया है। अब तीसरा इंग्रेडिएंट्स है इसका, कोई जंगम संपत्ति। तो चोरी के अपराध के लिए जो संपत्ति का नेचर है वो जंगम संपत्ति होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो अचल संपत्ति होती है वो किसी भी परिस्थिति में जो है वो चोरी की विषय वस्तु नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है बेईमानी पूर्वक आशय। हमारा डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। बेईमानी पूर्वक आशय का मतलब यह होता है कि आप खुद रॉन्गफुल गेन कर रहे हो और दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस पहुंचा रहे हो, सदोष लाभ धारण कर रहे हो और सदोष हानि किसी व्यक्ति को दे रहे हो। मतलब आपका बेईमानी पूर्वक आशय होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि चोरी का अपराध किया गया है। और 5वां पॉइंट है ले जाने के आशय से हटाना। तो चोरी के अपराध के लिए वस्तु का उस स्थान से हटाया जाना जरूरी है। यदि वस्तु उस स्थान से हटाई नहीं गई है तो वो चोरी की विषय वस्तु के अंतर्गत नहीं आ सकती, क्योंकि चोरी के अपराध के लिए ज़रूरी है कि वस्तु को जिस स्थान पर उसके मालिक के द्वारा रखी गई थी या कब्जाधारी के द्वारा जिस स्थान पर रखी गई थी वहाँ से उस वस्तु को हटा देना, केवल वही चोरी का अपराध जो है वो गठित कर देता है। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने का प्रयास करते हैं कि चोरी के अपराध के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि संपत्ति को बेईमानी पूर्वक लेना जरूरी है। जैसे कि मेरा कोई खेत है और मेरे खेत में कुछ खच्चर आ गए और उन्होंने पूरे खेत को बर्बाद कर दिया और मैंने उन खच्चरों को बंद कर लिया कि जब इनका मालिक आएगा तो उससे हर्जाना लूँगा, देन उसके बाद उन खच्चरों को मैं छोड़ूंगा। तो मैंने उन खच्चरों का जो है वो चोरी नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया, इसलिए मैंने उनको जो है वो डिटेन करके रखा हुआ है। तो यहाँ ये नहीं माना जाएगा कि मैंने उनकी जो है उन पशुओं की जो है वो चोरी कर ली। कहने का मतलब ये है कि चोरी का अपराध तभी घटित होता है जब आपका बेईमानी पूर्वक आशय हो, किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का आशय हो, आपको रॉन्गफुल गेन हो, सामने वाले व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस हो। ठीक है। दूसरा इसमें पॉइंट था जंगम संपत्ति। तो मैंने अभी आप लोग को बताया कि चोरी की जो विषय वस्तु है वो केवल मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी ऐसी वस्तु जो एक स्थान से हटाई जा सके। तो क्या पेड़ चोरी की विषय वस्तु हो सकते हैं? तो देखा जाता है कि जो पेड़ होते हैं वो भूबद्ध होते हैं, भूमि से जकड़े हुए होते हैं, वो चोरी की विषय वस्तु नहीं होते। लेकिन यदि किसी कारण से पेड़ को ज़मीन से अलग कर दिया जाए तो फिर अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं, तो फिर वो चोरी की विषय वस्तु हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाने पर या आंधी तूफान आ जाने पर यदि पेड़ अपनी जगह से गिर जाते हैं, उसके बाद यदि उसके मालिक से, मतलब उस पेड़ का जो मालिक है उससे बिना पूछे यदि उसके पेड़ को कहीं दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो ये माना जाता है कि आपने चोरी का ऑफेंस किया है। उसके अलावा मैंने बताया कि भूमि की भी चोरी नहीं हो सकती, लेकिन भूमि के ऊपर यदि रेत, मिट्टी, सीमेंट, मुरम, धातु अलग अलग पड़ी हुई है
और जिसकी प्रॉपर्टी में पड़ी हुई है वो उसकी परमिशन से के बिना आप उसको वहाँ से ले जाते हो, तो ये माना जाएगा कि आपने चोरी का अपराध किया है। यहाँ एक बात और समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि बिजली की चोरी जो है वो इस सेक्शन के अंतर्गत नहीं आती। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा बिजली की चोरी की जाती है तो वो बिजली की चोरी जो है वो सेक्शन 303 भारतीय न्याय संहिता में कवर जो है वो नहीं होती। तीसरा पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि वह वस्तु दूसरे व्यक्ति के कब्जे से हटाई जानी चाहिए, तो वस्तु का पोजीशन होना जरूरी है। यदि कोई वस्तु किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, वो चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक का सिक्का पड़ा मिला और आपने उसको उठा लिया और अपने पास रख लिया, तो आपने कोई अपराध नहीं किया। जैसे ही उस एक के सिक्के को आपने खर्च किया तो आपने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का ऑफेंस कर दिया, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध कर दिया। आपने चोरी का अपराध नहीं किया। चोरी के अपराध के लिए वस्तु का जो है वो किसी के कब्जे से जो है वो हटाया जाना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट मैंने बताया था कि संपत्ति को संपत्तिधारी की सहमति के बिना लेना जरूरी है। यदि आप मेरी परमिशन से कोई वस्तु ले रहे हो तो फिर वो चोरी नहीं माना जाएगा। यदि आप मेरी परमिशन के बिना आप कोई वस्तु जो है वो ले जाते हो, या आपने परमिशन तो लिया है लेकिन वो फ्री कंसेंट नहीं है, मतलब आपने गलत तरीके से झूठ बोलकर, बेईमानी करके, कपट करके मेरे से कोई परमिशन लिया है, तो भी ये नहीं माना जाएगा कि आपने फ्री कंसेंट है। वो हमारी स्वतंत्र सहमति नहीं मानी जाएगी। सहमति का मतलब है कि वो स्वतंत्र होनी चाहिए। और संपत्ति को हटाया जाना जरूरी है। इस पॉइंट में मैं एक बात और ऐड करूँगा कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि संपत्ति को स्थायी रूप से हटा दिया जाए। हो सकता है कि आपने कोई संपत्ति हटाया और थोड़े समय बाद आपने उस संपत्ति को वापस वहीं पर रख दिया। जैसे प्यारे लाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का जजमेंट था, उसमें क्या हुआ, एक सरकारी दफ्तर का कर्मचारी सरकारी फाइल को वहाँ से किसी को उसने दे दिया और 2 दिन बाद फाइल उसने वहीं पे लाके वापस रख दिया, तो भी उसने चोरी का अपराध किया। चोरी के अपराध के लिए ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल की संपत्ति को आप परमानेंट रूप से हटा दो। यदि आप अस्थायी रूप से भी उस संपत्ति को वहाँ से हटा देते हो तो भी ये माना जाएगा कि आपने चोरी का ऑफेंस किया है। इसमें जजमेंट और है बेईमानी पूर्वक के विषय में, KM मेहरा बनाम स्टेट 1957। इसमें एक वायुसेना का जो पायलट होता है वो क्या करता है, वायुयान को विदाउट परमिशन उड़ाकर ले जाता है। भले वो वापस उसको वहीं पर लाके रख दे, फिर भी ये माना जाएगा कि उसने चोरी का अपराध गठित किया है। अब क्या कोई व्यक्ति खुद की संपत्ति की चोरी कर सकता है? ये भी प्रश्न हमारे सामने आता है कि क्या आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी को चोरी कर सकते हो? तो कानून में इसका आंसर दिया गया है कि बिल्कुल हाँ, आप अपनी स्वयं की भी संपत्ति की चोरी कर सकते हो। कब? आप अपनी प्रॉपर्टी उस कंडीशन में चोरी कर सकते हो जब वो प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति के पास किसी लायबिलिटी के रूप में रखी गई। जैसे मैंने आपसे कोई पैसा लिया है ना, और उसके बदले में अपनी कोई वस्तु मैंने आपके पास रखी। मैंने फॉर एग्जांपल सोने का कोई कीमती सामान मैंने आपके पास रखा और आपसे उसके बदले में कोई पैसा लिया हूँ। अब मैं किसी दिन आपके घर आऊँ और आपको पैसा मैंने दिया भी नहीं है और वो वस्तु मुझे दिखे और मैं उसको उठाकर ले आऊँ, तो वो वस्तु भले मेरी है लेकिन फिर उस समय तक वो वस्तु आपकी पोजीशन में थी और आपसे बिना परमिशन के पैसा चुकाए बिना उस वस्तु को मैं क्या किया, ले आया। तो ये माना जाएगा कि हमने अपनी खुद की संपत्ति की चोरी की। तो चोरी की बात में बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की संपत्ति की भी चोरी जो है वो कर सकता है। उसके अलावा BNS में भले ही पति पत्नी एक यूनिट माने जाते हैं, लेकिन पति यदि पत्नी की या पत्नी यदि पति की परमिशन के बिना कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है तो ये माना जाएगा कि उसने चोरी किया। मतलब पति पत्नी भी एक दूसरे की संपत्ति की जो है वो चोरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा कि चोरी के लिए कभी कभी क्या होता है कि हम किसी बाधा को हटाते हैं। जैसे कि मुझे किसी स्थान पर कोई कार चोरी करना है और कार जो है वो चारों तरफ की मेड़ से बंधी हुई है, तो यदि मैं उस मेड़ को काट रहा हूँ कि मैं उस कार को जो है वो उस स्थान से बाहर ले पाऊँ, तो ये भी जो है वो चोरी के अंतर्गत माना जाएगा कि मैंने चोरी किया है। किसी बाधा को हटाना है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन को हटाना, ये भी चोरी के अंतर्गत माना जाएगा। साथ ही साथ इसके 2-3 इलस्ट्रेशन है। जैसे कि कोई डॉग है, उसको चोरी करने के आशय से उसको अपने पीछे जो है वो हकालना, ठीक है, उसको पुचकारना कि वो आपके पीछे आए, तो जैसे ही डॉग ने आपके पीछे चलना चालू किया तो चोरी का अपराध कंप्लीट हो गया। कोई पशु है, वो अपनी पीठ में कोई कीमती सामान किसी स्थान पर ले जा रहा है, जैसे ही आपने पशु को हकाला अपनी तरफ आने के लिए, तो जैसे ही पशु आपकी तरफ चलना चालू किया और आपने क्या किया, उसको जैसे ही, भले आपने उसकी पीठ में से वो कीमती सामान आप ले पाए हो या नहीं ले पाए, लेकिन जैसे ही पशु ने आपके पास चलना चालू किया तो ये माना जाएगा कि आपने चोरी का अपराध किया है। जैसे हमने कोई प्लेट आपको जो है वो देख रेख के लिए न्यस्त किया है और यदि आप उसको सहमति के बिना, हमारी परमिशन के बिना यदि आप उसको बेच देते हो तो ये माना जाएगा कि आपने चोरी किया।
तो यदि मैं चोरी को कंक्लूड करूँ तो चोरी में क्या होता है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में से उसकी सहमति के बिना बेईमानी पूर्वक कोई चल संपत्ति यदि हम ले जाने के आशय से हटाते हैं तो यह माना जाता है कि आपने चोरी का ऑफेंस कंप्लीट किया है। 303 का सब क्लॉज 2 जो है वो उसके पनिशमेंट की बात करता है कि जो कोई चोरी का ऑफेंस करेगा वो 3 साल तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में, है ना, पश्चातवर्ती वही अपराध करेगा तो कठिन कारावास जिसकी अवधि 1 साल से कम की नहीं होगी, जो 5 साल तक की हो सकती है, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। साथ ही साथ यदि किसी व्यक्ति ने कोई चोरी किया है, किसी वस्तु की चोरी किया है जिसका मूल्य 5,000 रुपये से कम का है और वो व्यक्ति फर्स्ट ऑफेंडर है और उस वस्तु को वापस करने का इच्छुक है, तो फिर ऐसी कंडीशन में उसको केवल कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा का पनिशमेंट देकर जो है वो उसको छोड़ा जा सकता है। BNS में एक नया पनिशमेंट, एक नया ऑफेंस जोड़ा गया है, स्नैचिंग, सेक्शन 304, जिसको अपन झपटमारी के नाम से जानते हैं। झपटमारी में 3 बातें हमें याद रखना है कि यदि चोरी करने के लिए यदि कोई अपराधी जो है वो अचानक, शीघ्रता से और बलपूर्वक, है ना, सडनली, क्विकली और फोर्सबली, अचानक, शीघ्रता से और बलपूर्वक किसी व्यक्ति से उसके कब्जे से कोई जंगम संपत्ति को अभिगृहित कर लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है या ले जाता है, तो ये माना जाता है कि उसने झपटमारी किया। जैसे 2 महिलाएं घूम रही हैं, 2-3 लड़के गाड़ी से आए और एकदम से उसकी महिला के गले में पहनी हुई चेन या कीमती सामान उससे छिना कर ले गए, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने 304 का ऑफेंस किया। यहाँ पर वो जो ऑफेंडर होते हैं वो रुकते नहीं हैं, वो एकदम से आते हैं और सामान जो भी आपका पहना हुआ है कीमती सामान उसको लेते हैं और एकदम से चले जाते हैं बलपूर्वक, तो ये माना जाएगा कि उन्हें झपटमारी का ऑफेंस किया है, स्नैचिंग का। तो जो कोई स्नैचिंग ऑफेंस करेगा वह 3 साल तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 305 में दिया हुआ है निवास गृह, यातायात के साधन या पूजा स्थान में चोरी। तो जो कोई किसी निर्माण, तंबू या जलयान में चोरी करेगा, ऐसा कोई स्थान जो मानव निवास के लिए उपयोग में लाया जाता है, या ऐसा कोई स्थान जहाँ पर संपत्ति जो है वो अभिरक्षित संपत्ति को कस्टडी में या संपत्ति की सुरक्षा में कोई स्थान, मतलब कोई संपत्ति को रखा जाता है सुरक्षा के लिए, या किसी यातायात के साधन की चोरी करेगा, माल या यात्रियों के यातायात के लिए जो उपयोग में जाता है उसमें चोरी करेगा, जैसे कि रेलवे गाड़ी उसमें चोरी करता है, या बस, ट्रैक्टर, वहाँ पे चोरी करता है, या कोई ऐसे स्थान पे चोरी करता है जिसकी जो पूजा का स्थान है, जहाँ पर मूर्ति रखी जाती है, सोने चांदी के सामान रखे जाते हैं, है ना, प्रतीक रखे जाते हैं, वहाँ पर चोरी करेगा। सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति की चोरी करेगा, है ना, सरकार की संपत्ति की चोरी करना या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति की चोरी करना, तो वो व्यक्ति सेक्शन 305 के अंतर्गत 7 साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 307 भी इंपॉर्टेंट है, चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति और अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी को। तो जो कोई व्यक्ति चोरी करने के पश्चात और चोरी की गई संपत्ति को ले भागने के समय क्या करता है, वो इस इंटेंशन से रहता है कि यदि मालिक आएगा तो उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं, या उसको कोई उपहति कर सकते हैं, उसको अवरोध कारित कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति या उसका अवरोध कारित करता है, या उसका भय उत्पन्न करता है कि यदि मेरे को ये वस्तु ले जाने नहीं दी गई तो मैं किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर दूंगा, किसी को हर्ट कर दूंगा या अवरोध उत्पन्न कर दूंगा, उसको, है ना, उसको रिस्ट्रिक्ट कर लूँगा, तो वह व्यक्ति 10 साल तक के कठिन कारावास से और जुर्माने से जो है वो दंडित किया जाएगा। तो चोरी का अपराध इंग्लैंड से थोड़ा सा भिन्न है। हमारे यहाँ केवल चल संपत्ति की जो है वो चोरी हो सकती है। चोरी के लिए वस्तु का किसी व्यक्ति के कब्जे में होना जरूरी है। चोरी वाले व्यक्ति का ये ज़रूरी है कि आपका इंटेंशन बेईमानी पूर्वक हो। जैसे कोई मतलब यदि आप किसी व्यक्ति के घर जाते हैं और उसकी लाइब्रेरी से कोई किताब ले आते हैं उसकी परमिशन के बिना, अंडरस्टूड है कि भाई पूछना ज़रूरी नहीं है, तो फिर वो चोरी नहीं माना जाए। बेईमानी पूर्वक ऐसा ज़रूरी है। संपत्ति का हटाना ज़रूरी है। जैसे कि हमारी मेड जो है वो घर में क्या करे, कोई सामान कीमती पड़ा मिले उसको वहाँ से उठा के घर पर ही कहीं पे रख दे कि बाद में आएंगे और उसको ले जाएंगे, तो उसने सामान को वहाँ से ले नहीं गई, लेकिन उसने उस सामान को उसी स्थान पर अपने हिसाब से कहीं जमा कर रख दिया, तो भी ये चोरी की विषय वस्तु के अंतर्गत हो जाएगा। ये माना जाएगा कि आपने चोरी किया है। तो यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और उसमें कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।